नमस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशबू। बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव हुए नतीजे और अब जो नजर है वो झारखंड पर है, नजर महाराष्ट्र पर है। और आज इलेक्शन कमीशन करने वाला है बड़ा ऐलान। जी हाँ, इस बड़े ऐलान में न सिर्फ झारखंड और महाराष्ट्र के लिए चुनावों का ऐलान होगा बल्कि उपचुनाव भी होंगे। 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे और 3 सीटों पर, वायनाड समेत 3 सीटों पर, लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर भी उपचुनाव होने वाला है। बिल्कुल, तो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बात झारखंड की करें तो 81 सीटें हैं और अभी हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जो है बड़ी पार्टी है, वहां पर सपोर्ट कांग्रेस का भी है। और ऐसे में अगर आप झारखंड की बात करें तो अक्सर वहां पर 5 चरणों में चुनाव होते हैं। तो क्या इस बार भी 5 चरणों में चुनाव होगा? क्योंकि कई ऐसी जगह है ज्योति जो कि नक्सल प्रभावित है, इसलिए उसका ख्याल रखा जाता है कि जब चुनाव हो तो उस तरीके से ध्यान रखा जाए। तो क्या इलेक्शन कमीशन इस बात का ध्यान रखेगा कितने चरणों में चुनाव होगा? और सबसे बड़ी बात, झारखंड में चुनाव शांतिपूर्ण कराना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहता है। बड़ा चैलेंज रहेगा जाहिर तौर पर। और इस बार कितने चरणों में चुनाव होगा, जैसा कि खुशबू ने बोला, ये देखने वाली बात होगी और 3:30 बजे तो पता चली जाएगा। अब देखिए, हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन मौजूदा मुख्यमंत्री जो कि जेल गए थे, जेल से वापस आए। चंपई सोरेन जब वो जेल गए थे तब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। चंपई सोरेन नाराज हो गए, भाई मुझे अब मुख्यमंत्री पद से हटा करके हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो बीजेपी में चले गए। अब इस बार क्या होगा? क्या झारखंड की जनता बदलाव करेगी या फिर मौजूदा सरकार पर ही भरोसा करेगी? ये देखने वाली बात होगी। देखिए, कुल मिलाकर के 81 सीटें हैं झारखंड में और इन 81 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 41 का है। मौजूदा वक्त में जेएमएम के पास 27, कांग्रेस के पास 18 और आरजेडी की भी एक सीट है और सीपीआईएम की भी एक सीट है। तो कुल मिलाकर के 47 सीटें अभी मौजूदा सरकार के पास है, सत्तारूढ़ महागठबंधन के पास है, जबकि एनडीए के पास कुल 28 सीटें। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर आप बात महाराष्ट्र की करें, चलिए झारखंड की बात करें कि वहां पर क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फिलहाल महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के लिए चुनाव ज्योति बहुत खास होने वाला है। खास इस लिहाज से एनसीपी 2 हिस्सों में बंट चुकी है, शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है और उसके बाद पहली बार इस तरह का चुनाव होगा जिसमें कि जनता जो है वो ये तय करने वाली है कि आखिरकार उनके लिए असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है। ये बड़ा सवाल होगा। अब देखिए, इस बार नजर बीजेपी भी खास तौर पर रहेगी। बीजेपी वो दल है जिसके समर्थन में टूटी हुई शिवसेना आई, यानी कि शिंदे गुट आया और उसके बाद टूटी हुई एनसीपी आई, अजीत गुट आया। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, बीजेपी ने सपोर्ट किया, फिर शिंदे भी साथ में आ गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हासिल तो किया बीजेपी ने, लेकिन लोकसभा में गहरी जो चोट है वो पहुंची बीजेपी को। पिछली बार 2000 में, अभी 2024 की, इस साल के चुनाव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 2019 की बात कर रही हूँ। बीजेपी के पास 23 सीटें थी, लेकिन इस बार वो सीटें घटते घटते रह गई 9। अब विधानसभा चुनावों में क्या होगा ये देखना होगा। बिल्कुल। और देखना बेहद दिलचस्प है। अगर अभी की आप बात करें तो देखिए 288 सीटें हैं कुल, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा 145 है। सत्तारूढ़ महागठबंधन के पास 201 सीट है, जबकि महाविकास आघाड़ी के पास 67 सीट है। अच्छा देखिए, एक पेच यहाँ पर महाराष्ट्र चुनाव की अगर आप ज्योति बात करें तो यहाँ पर यह भी फंस रहा है कि क्या कांग्रेस जो है वो गठबंधन में आएगी, क्योंकि संजय राउत का जिस तरीके से बयान पिछले दिनों सामने आया है वो अपने आप में काफी खास हो जाता है, क्योंकि हरियाणा के नतीजे आए तो उसको लेकर कई पार्टियों ने कई तरह की बातें कही और उसके बाद संजय राउत ने यह भी कह दिया था क्या कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है महाराष्ट्र में। तो ये जो संकेत है क्या होंगे, क्या इस बार जो शिवसेना है खास करके उद्धव ठाकरे वाली, क्या वो अकेले चुनाव लड़ेगी और अगर लड़ेगी तो कितना जनता का सपोर्ट मिलेगा, ये भी महत्वपूर्ण होगा देखना। अब देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें मैटर करती हैं, जैसा कि जो आपस में गठबंधन रहेगा, सीटों का तालमेल रहेगा, वो कैसे रहने वाला है। ये सीटों का तालमेल ना सिर्फ सत्तारूढ़ महागठबंधन में भी, सीटों का तालमेल महाविकास आघाड़ी में। लेकिन देखिए, अब जनता जनार्दन क्या करेगी, क्योंकि जनता ने जो पिछली बार वोट किया था और जिस पार्टी पर भरोसा करके ज्यादा विधायक जिसके चुने थे, वो पार्टियां टूट गई। और ऐसे सिनेरियो में जब 2 पार्टियां टूट चुकी हैं, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट अलग से है, और इधर अगर आप बात करेंगे शिवसेना की, तो शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट अलग है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का लोग साथ देंगे या फिर शिंदे गुट की शिवसेना का लोग साथ देंगे? क्या जनता अजीत पवार पर भरोसा जताएगी या फिर जो एनसीपी के रखवाले रहे हैं या जिन्होंने एनसीपी का गठन किया था, शरद पवार, या जनता उस पर अपना भरोसा जताएगी? ये
पता चलेगा जब चुनाव होंगे। बिल्कुल, और ये चुनाव देखिए अपने आप में काफ़ी ख़ास हो जाते हैं। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने ये कहा था कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए, जो कि हरियाणा में चुनावी नतीजे आए। हरियाणा में चुनाव के जो नतीजे रहे वो अप्रत्याशित ही आप कह सकते हैं, क्योंकि सारे बिल्कुल। एग्ज़िट पोल फ़ेल हो गए और सरकार यहाँ पर बनाने में कामयाब जो है वो बीजेपी रही है, वो भी अपने दम पर। जबकि ये सिनेरियो तो 2019 में भी देखने को नहीं मिला था, जबकि लहर थी 2014 में भले अपने दम पर सरकार बनाया था हरियाणा में, लेकिन उसके बाद के चुनाव में नहीं बना पाई थी। लेकिन एक बार फिर से अपने दम पर सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। तो ऐसे में जो राज्यवार चुनाव होते हैं देखिए वो बेहद खास हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप झारखंड की स्पेसिफिकली बात करें तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर जो आदिवासी हैं उनके ही मुख्यमंत्री अक्सर चल पाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन रघुवर दास जो इससे पहले बीजेपी ने सरकार बनाई थी और उसमें मुख्यमंत्री बने थे, पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया था। और जिस तरीके से राज्य जो है वो काफी सारी योजनाएं भी आई थी उस दौरान, और बीजेपी ये कहने में कभी चूकती नहीं कि उस दौरान झारखंड ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया था। तो क्या इस बार भी वो मौका मिलेगा, और अगर मौका मिलेगा तो क्या किसी गैर आदिवासी को चेहरा बनाया जाएगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होता है, क्योंकि झारखंड की राजनीति को अगर आप देखें तो बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वहां पर जो आदिवासी मैंडेट है, जो संथाल परगना है, जिसे कोल्हान परगना भी आप कहते हैं एक तरह से, तो दोनों के वोट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कोल्हान जो है वहां पर बीजेपी के लिए खाता खुलना मुश्किल हो जाता है। पिछली बार रघुवर दास जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वो हार भी गए थे। तो चुनौतियां काफी रहेंगी और इन चुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करते हैं आने वाले जैसा समय के कि लिए। खुशबू बता रही हैं कि आदिवासी समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है और कहते हैं कि झारखंड में जो सत्ता की चाबी है असल में वो आदिवासी समुदाय के पास ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 में, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर सबसे बड़ा झटका आदिवासियों ने अगर किसी पार्टी को दिया था तो वो बीजेपी है। आरक्षित सीटें आदिवासियों के लिए जो रखी गई हैं वो कुल 28 हैं। 28 में से 26 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से ही लगातार आदिवासियों को लुभाने की कोशिश बीजेपी इस दौरान करती आई है। अब फ्यूचर में क्या होगा ये पता चलेगा। और ये माना जाता है कि प्रमुख आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी के अलग पार्टी बनाकर लड़ने से भाजपा को उस वक्त नुकसान हुआ था। अब बाद में भाजपा में उनकी वापसी हो गई, उसका कितना फायदा इस बार उनको मिलता है ये देखने वाली बात होगी। मुद्दों की बात की जाए तो भ्रष्टाचार बनाम विक्टिम कार्ड है, आदिवासी बनाम बांग्लादेश का मुद्दा है, और साथ ही साथ कौन ज्यादा रेवड़ियां देगा, महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कौन सी पार्टी क्या वादा करती है। और क्योंकि देखिए ये बहुत ही पिछले दिनों में देखा गया है कि चुनाव के दरमियान जो महिलाओं के लिए आप योजना लेकर आते हैं उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इनफैक्ट आप अगर ऐसे देखिए तो मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके बाद से कई राज्य ऐसे हैं जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। महाराष्ट्र से लेकर हमने कई राज्यों में देखा। माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ बीच में टोक रही हूँ। जो हेमंत सोरेन है उनका आज एक बयान भी आया है कि बीजेपी को पहले से ही पता था कि चुनाव होने जा रहे हैं, और ये तो 1 महीने पहले आप चुनाव करा रहे हैं। बीजेपी की कठपुतली है, बीजेपी के हाथों की कठपुतली है चुनाव आयोग, इस तरह का बयान हेमंत सोरेन ने दिया। बिल्कुल, और देखिए हेमंत सोरेन की तरफ से ये बयान आना अपने आप में इसके मायने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप समझिए जेल में थे, चंपई सोरेन को सत्ता की चाबी दी गई, हालांकि जब निकले उसके बाद जब चंपई सोरेन से वापस लिया गया मुख्यमंत्री का पद तो बहुत ज्यादा नाराजगी भी सामने आई थी। दिल्ली भी आए थे, बहुत सारे अटकलों का बाजार गर्म हुआ। तो ऐसे में अब जेएमएम के लिए भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से वो जो क्या सेंटिमेंट जो है उसको बदल पाएगी वोट में, या फिर जनता ये मान बैठेगी कि जो भ्रष्टाचार है उन्होंने किया है और उनको वोट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें झारखंड में भी इस बार बिल्कुल डिफरेंट होने वाली हैं और बेहद ही दिलचस्प होगा इस बार की लड़ाई को देखना। क्योंकि अगर आप बीजेपी की बात करें तो लगातार तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री पिछली बार कई बार गए हैं वहां पर, कई जो हिमंता बिस्वा शर्मा है जिनको की चेहरा वहां पर दिया गया है देखने के लिए, तो वो भी वहां पर लगातार जा रहे हैं। तो नजर पूरी झारखंड पर भी इस बार तमाम पार्टियों की है। और देखिए हमारी नजर भी रहेगी कि 3:30 बजे जब सीटों का ऐलान होता है तो चुनाव आयोग क्या कहता है, कितने चरणों में झारखंड में चुनाव होगा, महाराष्ट्र में कितने चरणों में चुनाव होगा, या एक साथ होगा, या फिर कहां पर तारीख क्या होगी, नतीजे कब आएंगे, तो नजर आएगी। पल पल का अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी और चैनल पर। बिल्कुल, लगातार रखिए नजर। थैंक यू सो मच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।